Hello students, welcome to Mindshaper Academy. So this is part 9 of chapter 2 linear equations in one variable और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 2.4 के उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल में सॉल्व किया। इसी तरीके से आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat at rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, ओके, और उस प्लॉट में जो हमारा लेंथ है और ब्रेड्थ है, उन दोनों का जो रेशो है वो रेशो है 11:4। ओके, अब उस प्लॉट की फेंसिंग करवानी है, मतलब चारों तरफ बाउंड्री बनवानी है, फेंसिंग करवानी है। तो जब फेंसिंग करवाते हैं तो उसका खर्चा आता है रुपीज 100 पर मीटर। ओके, और टोटल खर्चा जो आता है वो आता है 75,000। तो हमको बताना है कि प्लॉट की डायमेंशन कितनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई लेटर से हमको जो है ये वाला प्लॉट गिवन है, ठीक है, जिसमें ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और जो रेशो गिवन है दैट इज 11:4, जो लेंथ की और ब्रेड्थ की है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ हमारी है दैट इज 11x, राइट, और जो ब्रेड्थ है वो है 4x। ठीक है, 11x रेशो 4x इज इक्वल टू 11:4। ठीक है, 11x रेशो 4x इज नथिंग बट 11:4, और यही आपको गिवन है। ओके, तो इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि लेंथ हमारी है 11x और ब्रेड्थ है हमारी 4x। तो अगर हम इसको प्लॉट पे लिख दें तो ये हो गया, ये हमारी लेंथ है तो ये कितनी हो गई 11x, राइट, और ये कितना हो गया ब्रेड्थ 4x। तो अब इसकी हमको फेंसिंग करवानी है, तो फेंसिंग करवाने के लिए इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालनी पड़ेगी, राइट, और लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर। तो किसी भी रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, वो होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐड कर देते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, तो आ जाता है इसका पेरीमीटर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। सो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। तो पेरीमीटर क्या होगा प्लॉट का, पेरीमीटर होगा लेंथ लेंगे प्लस ब्रेड्थ लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस 4x, और इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x प्लस 4x दैट इज 5x, और इसको हम 11 प्लस 4x इज 15x, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 30x, राइट। तो जो पेरीमीटर है प्लॉट का वो कितना है 30x। अब पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और यहां पर लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीटर्स में गिवन है, तो इसको हम लिख लेते हैं 30x मीटर्स। ठीक है, तो हमारी जो डायमेंशन है, जो हमारी यूनिट है वो कितनी है, मीटर्स। तो अब ये बोला गया है कि एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर, अगर आप 100 रुपये पर मीटर देते हैं इस पूरी के पूरे प्लॉट को फेंस करवाने के लिए, राइट, तो टोटल खर्चा आता है 75,000। मतलब ये जो पूरी बाउंड्री है, अगर इसको फेंस करवाने के लिए आप हर मीटर पे 100 रुपीज देते हैं तो आपका खर्चा 75,000 आता है। तो इसका जो लेंथ है बाउंड्री का कितना है, इसके पेरीमीटर के बराबर, सो दैट इज इक्वल टू 30x। ओके, सो 30x मीटर्स की आपकी पूरी फेंस है, और पर मीटर खर्चा है 100 रुपीज। ओके, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा इसको फेंस करवाने में, सो 30x मल्टीप्लाइड विथ 100, राइट, इतना खर्चा आ जाएगा, और ये गिवन है आपका 75,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ से यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000x इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू 75,000। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर केवल x को रख के बाकी सबको हटा देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों पे 3000 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे आ जाएगा x, 3000x को 3000 से डिवाइड किया तो आ गया x, और यहाँ पे आ जाएगा 75,000 डिवाइड बाय 3000। ओके, आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ये 30 से 30 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, राइट। तो x की वैल्यू आ गई 25, तो हमने x की वैल्यू निकाली 25। अब x की वैल्यू 25 निकाली तो हमारी जो विड्थ है, जो हमारी जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई, 25 इंटू 4, सो ब्रेड्थ इज 100 मीटर। और जो आपकी लेंथ है वो कितनी आ गई, सो ये आ गई 25 इंटू 11, सो दैट इज इक्वल टू 275 मीटर्स। तो जो हमारी लेंथ है प्लॉट की वो है 275 मीटर्स, और जो इसकी ब्रेड्थ है दैट इज 100 मीटर्स, और ये है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniforms, shirt material that cost same rupees 50 per meter and trouser material that cost same rupees 90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600 rupees. How much trouser material did he buy? Okay, तो हसन ने क्या किया, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसने मटेरियल परचेज किया, शर्ट का मटेरियल और ट्राउज़र का मटेरियल, और दोनों की कॉस्ट गिवन है कि जो शर्ट का मटेरियल है उसको जो कॉस्टिंग आया उसको आया 50 रुपीज़ पर मीटर, और ट्राउज़र का आया 90 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। और उसने क्या किया, कितना मटेरियल लिया, कि जितना शर्ट का मटेरियल लिया, अगर 3 मीटर शर्ट का मटेरियल लिया तो उसने 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल लिया। इसका मतलब शर्ट और जो ट्राउज़र है उनका मटेरियल उसने 3:2 में लिया, राइट। कि अगर 3 मीटर लिया है शर्ट तो 2 मीटर लिया है पैंट, इस रेशो में उसने मटेरियल परचेज किया। तो हम मान लेते हैं दैट द शर्ट मटेरियल इज द टोटल शर्ट material is 3x. Okay, then total trouser material will be 2x. ठीक है, सो शर्ट का मटेरियल हमने माना 3x है, तो ट्राउजर का होगा 2x, बिकॉज 3x और 2x इन दोनों मटेरियल्स की जो रेशो है दैट इज इक्वल टू 3:2 विच इज गिवन टू अस। ओके, सो ये वाला फैक्ट जो हम यहाँ पर गिवन है इसको हमने यूज कर लिया है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ओके, अब ये इसको इसका कॉस्ट क्या उसको पड़ा, इस जो शर्ट मटेरियल है उसका कॉस्ट उसको पड़ा ₹50 पर मीटर, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, so cost of shirt material is rupees 50 per meter, 50 per meter, राइट। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल जो उसको पड़ा वो पड़ा ₹90 पर मीटर, ठीक है। सो यहां पर देखिए जो कॉस्ट है, शर्ट की कॉस्टिंग कितनी है 50 रुपीज पर मीटर, और ट्राउजर की कॉस्टिंग कितनी है 90 रुपीज पर मीटर। तो हर मीटर के लिए उसने 50 रुपए शर्ट के लिए दिए और 90 रुपए उसने ट्राउजर के लिए दिए। ओके, अब यहां पर कुछ और भी चीजें गिवन हैं कि उसने उस मटेरियल को जब बेचा बाजार में तो उसने 12% और 10% प्रॉफिट अर्न किया। 12% अर्न किया उसने शर्ट पे और 10% अर्न किया उसने ट्राउजर पे। इसका मतलब तो प्रॉफिट अर्नड ऑन शर्ट कितना होगा, अगर हम लिखते हैं प्रॉफिट अर्नड ऑन शर्ट
प्रॉफिट अर्न ऑन शर्ट। तो ये कैसे निकालेंगे? ये होगा 12% ऑफ 50। तो 12% ऑफ 50 कैसे निकालेंगे? 50 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, राइट। तो ये आ जाएगा आपका ₹6। तो 6 रुपीज का उसने प्रॉफिट अर्न किया शर्ट पे, जो भी शर्ट मटेरियल उसने खरीदा, और 10% उसने ट्राउजर के ऊपर प्रॉफिट अर्न किया। सो प्रॉफिट अर्नड ऑन trouser is equal to 10% of 90 rupees. So that is 90 into 10 divided by 100, and this will be 9 rupees. रुपीज 9। ओके, तो 9 रुपीज का उसने प्रॉफिट अर्न किया ट्राउजर पे। ओके, सो जो उसने बेचा उसको इतना प्रॉफिट अर्न करके, तो इतना तो उसने इतने में तो खरीदा और 6 रुपीज का प्रॉफिट ले लिया। तो 50 प्लस 6, तो उसने बेचा 56 रुपीज में, 56 रुपीज पर मीटर। शर्ट को उसने 56 रुपीज पर मीटर में बेचा, और ट्राउजर को उसने 99 रुपीज पर मीटर में बेचा, राइट। 90 में खरीदा और 9 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दिया उसमें, तो 99 आ गया। ओके, सो जो उसका सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, कितने में बेचा उसने, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट is equal to 50 rupees plus 6 rupees, that is rupees 56, and selling price of trouser is equal to rupees कितना है, 90 रुपीज तो उसकी कॉस्टिंग है, प्लस 9 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, तो हो गया 90 प्लस 9 दैट इज 99, राइट। तो उसने जो शर्ट को बेचा वो बेचा 50 रुपीज पर मीटर में, और जो उसने ट्राउजर को बेचा वो बेचा 90 रुपीज पर मीटर में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है उसके पास, 3x मीटर्स, और जो ट्राउजर है वो है 2x मीटर्स, राइट। अब जब उसने बेचा तो उसको 36,600 की सेल हुई। इसका मतलब सारा मटेरियल बेचने के बाद उसको इतने पैसे मिले, राइट। तो अगर हम निकालें कि टोटल पैसे कितने मिले, तो 3x तो उसके पास शर्ट्स हैं, 3x मीटर्स तो शर्ट है, और 2x मीटर्स उसके पास पैंट है, राइट। सो 3x मीटर्स को अगर हम लेते हैं कि 3x मीटर्स को लिया, 3x मीटर्स उसके पास क्या है, शर्ट, और हर शर्ट को उसने बेचा 56 रुपीज पर मीटर में, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 56 से, तो ये आ जाएगा उसने जो टोटल अमाउंट उसको मिला शर्ट की सेल से, प्लस 2x जो है वो है ट्राउजर की सेल उसने की, दैट इज 2x। सो 2x मीटर्स उसकी ट्राउजर हो गई, और हर मीटर को उसने बेचा 99 में, तो ये हो गया 99, ठीक है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल उसको अमाउंट कितना मिला, टोटल सेल कितने की हुई, तो वो कितनी गिवन है, दैट इज 36,600। तो इससे इक्वल कर देते हैं 36,600, राइट। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 168x, राइट, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 198x, 2 इंटू 99 दैट इज 198, x इज इक्वल टू 36,600। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 6, 9 प्लस 6 5 प्लस 1 कैरी दैट इज 6, एंड दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 कैरी दैट इज 366 इज इक्वल टू 36,600। तो ये बड़ी सिंपल इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में अगर हमको यहाँ पर केवल LHS में x चाहिए तो हम दोनों तरफ को 366 से डिवाइड कर देते हैं, LHS को भी RHS को भी। तो यहाँ पर तो आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 36,600 डिवाइड बाय 366, राइट। इसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारा HCF निकालते हैं दैट इज 366, तो हमारे पास आ जाता है 100। तो x की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 100 आ गई तो हमको ये भी पता लग गया भाई इसके पास टोटल शर्ट का मटेरियल कितना था, 300 मीटर्स। तो
टोटल शर्ट का मटेरियल था 300। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ट्राउजर का टोटल मटेरियल कितना था, तो ट्राउजर का टोटल मटेरियल था 2 × x दैट इज 200 मीटर्स, राइट। और ये है आपका आंसर, 200 मीटर्स इज द टोटल मटेरियल ऑफ ट्राउजर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो कुछ डियर्स हैं और वो जो है उसमें से हाफ डियर जो है वो ग्रेज कर रही हैं फील्ड में, ठीक है। जो बाकी बच गई उसका 3/4 खेल रहा है और 9 डियर जो है वो पॉन्ड से पानी पी रही हैं, और हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, राइट। तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स हैं वो x हैं, राइट। तो x रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ डियर्स। तो इसमें जो हाफ डियर्स हैं, ठीक है, वो कितनी हो गई x/2। तो हाफ डियर जो हैं ये क्या कर रही हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड। और जो बाकी बच गई तो x में से हाफ तो यहां पर आ गई और बाकी कितनी बची, हाफ, राइट। तो उस हाफ में से 3/4, तो हाफ का 3/4 ये जो है दे आर प्लेइंग, ओके। तो हाफ का 3/4 दे आर प्लेइंग, और इसमें जो 9 और हैं वो आपका दे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड, राइट। तो हाफ डियर्स तो ग्रेज कर रही हैं और इतनी डियर्स क्या हैं, दे आर प्लेइंग और 9 डियर्स क्या हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाटर, राइट। अब देखिए हाफ, ये हमारा हाफ है जो ग्रेज कर रही हैं और ये बाकी बचा हाफ है, ठीक है, जिसका 3/4 तो खेल रहा है और 9 जो है वो पानी पी रहा है। इसका मतलब दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ, राइट। क्योंकि टोटल x है तो हाफ हमारा ग्रेज कर रहा है और बाकी हाफ हमारा खेल रहा है और पानी पी रहा है। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे, दोनों हाफ्स को हम इक्वेट कर देंगे तो हमको मिलेगा x/2 प्लस 3/4 इंटू x/2, इसको हम लिख सकते हैं 3x डिवाइड बाई 8, सॉरी इक्वल टू, तो ये वाला हाफ हमने LHS पे रख दिया और ये जो वाला हाफ है इसको हमने RHS पे ले गए। सो 3/4 इंटू x/2 इज 3x डिवाइड बाई 8 प्लस 9, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे LHS पे, बिकॉज ये हमारी वेरिएबल की टर्म है। तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 माइनस 3x/8 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो RHS पे केवल 9 बचेगा और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा 8, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 9, ओके। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 4x माइनस 3x दैट इज x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 9, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ तो रह जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 9 दैट इज 72। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, x, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 72। तो ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो ग्रैंडफादर जो हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं, तो उनकी एज जो है अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और ही इज ऑल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब अगर ग्रैंड डॉटर की एज में 54 ऐड कर दिया जाए तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी, ठीक है। तो हमको दोनों की, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडफादर दोनों की प्रेजेंट एज को बताना है। तो हम मान लेते हैं कि जो ग्रैंड डॉटर है उसकी एज जो है x है, राइट। सो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर
इज एक्स। तो जो ग्रैंड डॉटर की एज हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है कि इनके जो ग्रैंड फादर हैं वो इनसे 10 गुना ज्यादा बड़े हैं, राइट। तो ग्रैंड फादर की एज कितनी हो गई? सो एज ऑफ फादर विल बी 10x। तो ग्रैंड डॉटर की एज से 10 गुना ज्यादा इनके ग्रैंड फादर की एज हो गई है, राइट। साथ ही साथ क्या गिवन है, ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। मतलब ग्रैंड फादर जो है ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ज्यादा बड़े हैं। इसका मतलब अगर ग्रैंड फादर की एज हम लें दैट इज 10x, राइट, और ग्रैंड डॉटर की एज लें और ग्रैंड डॉटर की एज में हम 54 ऐड कर दें, तो x ईयर्स में अगर 54 ईयर्स ऐड कर देंगे तो हमको ग्रैंड फादर की एज मिल जाएगी। सो देयर 10x इज इक्वल टू x प्लस 54। सो ये है ग्रैंड फादर की एज, ये है ग्रैंड डॉटर की एज। ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ज़्यादा बड़े हैं, तो ग्रैंड डॉटर की एज में अगर हम 54 ईयर्स ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगी ग्रैंड फादर की एज, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन वी विल ट्रांसपोज x टू LHS। तो प्लस x हो जाएगा माइनस x, तो ये बन जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, और यहाँ पे 10x माइनस x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54, राइट। और यहाँ पर अगर हम दोनों LHS और RHS को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 6, ओके। और 6 क्या थी? 6 थी ग्रैंड डॉटर की एज। सो ग्रैंड डॉटर इज ऑफ 6 ईयर्स, ओके। और ग्रैंड फादर कितने साल के हैं? 60 ईयर्स। तो ये आपका आंसर है कि ग्रैंड डॉटर की एज तो है 6 ईयर्स और ग्रैंड फादर की एज जो होगी वो होगी 60 ईयर्स, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages, right? तो अमन जो है, अमन की जो प्रेजेंट एज है वो अपने बेटे की एज से 3 गुना है, और 10 साल पहले उसकी एज अपने बेटे की एज से 5 गुना थी। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, ओके। तो हम मान लेते हैं कि उसके बेटे की एज जो है दैट इज x। सो लेट the present age of Aman's son is x। सो मान लेते हैं कि उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो x है, ठीक है। तो अमन की जो एज होगी अभी, प्रेजेंट एज कितनी होगी? सो प्रेजेंट एज ऑफ अमन विल बी प्रेजेंट एज ऑफ अमन विल बी, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 3 गुना होगी दैट इज 3x, राइट। तो उसके बेटे की एज को हमने माना x ईयर्स, और अमन की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 3x। तो हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। 5 साल पहले 10 years ago he was 5 times his son's age। तो 5 साल पहले मतलब आज से 5 साल पहले अमन की एज कितनी थी? आज से 5 साल पहले अमन की एज जो है अपने बेटे की एज से 5 गुना थी। तो 5 साल पहले उसके बेटे की एज कितनी थी? सो 5 साल पहले उसके बेटे की एज होगी x माइनस 5, राइट। सो एज ऑफ हिज सन 5 years ago, और 5 साल पहले अमन की एज कितनी होगी? 3x माइनस 5, ओके। तो ये 5 साल पहले अमन की एज है और 5 साल पहले उसके बेटे की एज है x माइनस 5। तो ये जो है इसका 5 गुना है। इसका मतलब अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है ना, बिकॉज ये इसका 5 गुना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। LHS इज एज इट इज 3x माइनस 5, और यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 25, ठीक है। अब ट्रांसपोज कर देंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज में जो भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS पे, और जो भी यहाँ पे वेरिएबल की टर्म्स है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे LHS पे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 3x
माइनस 5x, बिकॉज यहाँ +5 है तो यहाँ पर आ जाएगा -5x इज इक्वल टू, यहाँ है -25, और ये -5 यहाँ पे ट्रांसपोज होकर हो जाएगा +5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x - 5x इज -2x, और ये -25 + 5 इज -20। राइट, अब यहाँ से हमको -2 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका x LHS पे, और RHS में क्या आ जाएगा -20 डिवाइड बाय -2, और ये आ जाएगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10। राइट, तो x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब जो अमन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, दैट इज 10 ईयर्स, और अमन के फादर की एज अमन के बेटे की एज कितनी है, 10 ईयर्स, और अमन की एज कितनी है 3x, दैट इज 30 ईयर्स। तो ये प्रेजेंट एज है अमन की, ये प्रेजेंट एज है उसके बेटे की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कि अमन प्रेजेंट एज इज 30 ईयर्स और अमन के बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो होगी 10 ईयर्स। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि यहाँ तो ये तो ऑब्वियस है कि भाई प्रेजेंट एज उसका 3 गुना है, बट 5 साल पहले अमन की एज कितनी थी, x - 5। सो 5 साल पहले अगर हम अमन की एज निकालें, अमन के बेटे की एज निकालें, तो वो होगी 10 - 5, सो दैट इज 5 ईयर्स। राइट, और 5 साल पहले अगर हम अमन की एज निकालें तो वो होगी 25 ईयर्स, 30 ईयर्स - 5। राइट, तो वो होगी 25 ईयर्स। ठीक है, तो आप देखिए कि 5 साल पहले जो अमन की एज है वो अपने बेटे की एज से 5 गुना है। राइट, तो यही हमारी स्टेटमेंट थी। तो हमने अपने जो आंसर हमारा आया है कि अमन की एज 30 ईयर्स है और उसके बेटे की एज 10 ईयर्स है, इसको वेरीफाई भी कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। So this was all about part 9 of chapter 2, and we have solved the remaining questions of exercise 2.4, that is from question number 6 to 10। तो ये हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 तक के सारे क्वेश्चंस हमने 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर लिए हैं पार्ट 9 में, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 में। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म, एंड वी विल बी सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.5। ओके, सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, या कोई भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको इशू लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, एंड सी यू अगेन इन पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 2। बाय बाय।